मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 1 साहित्य जगत। इस पाठ्यक्रम में एक कविता है 20 साल बाद धूमिल की। इस धूमिल की कविता को हम आज देखने जा रहे हैं। साठोत्तरी कविता का एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में धूमिल का नाम सर्वपरिचित है। केवल 3 काव्य संकलन उनके नाम पर है। बांसुरी जल गई, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, और इन तीनों का संकलन जो है वह सुदाम पांडे का जनतंत्र। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि धूमिल का असली नाम सुदाम पांडे था। पेशे से इंजीनियर थे, बिजली विभाग में कार्यरत थे, लेकिन फुर्सत के समय में बहुत सारी कविताएं लिखते थे। हालांकि उनकी कविताओं की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता के अंतर्गत इनका नाम बड़े ही सम्मान और इज्जत के साथ लिया जाता है। ये धूमिल की विशेषता है। उनकी कविताओं का मुख्य स्वर जो है वो राजनीति है। राजनीति ने जीवन का एक भी क्षेत्र आज तक नहीं छोड़ा कि जिसे प्रभावित नहीं किया है। धूमिल इसी बात को लेकर जो है अपनी कविता लिखते थे, और धूमिल की कविता राजनीति के विविध रूपों को जो है वह हमारे सामने स्पष्ट करती है। उनके काव्य संकलन का एक नाम ही बड़ा महत्वपूर्ण है, संसद से सड़क तक। संसद में बैठने वाले लोग सड़क पर खड़े लोगों की बात नहीं सुनते। यह धूमिल की कविता का प्राण तत्व है। बांसुरी जल गई यह काव्य संकलन जो है ये इस काव्य संकलन के द्वारा उन्होंने अपने निजी जीवन में, अर्थात उनके अपने जीवन में जो कटु अनुभव उन्हें प्राप्त हुए थे उसको उन्होंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो है वो प्रस्तुत किया है। और तीसरा जो है कल सुनना मुझे, जिसमें भी वही समसामयिकता है। वर्तमान राजनीति की विसंगतियां और विकृतियों को जो है वो धूमिल ने बहुत अच्छी तरह से उद्घाटित किया है। उनकी कविता के मुख्य विषय रोटी, भूख, शहर, गांव, जनतंत्र, समाजवाद, संसद, सड़क, सर्वहारा वर्ग, ये सारी बातें अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूप से आती है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो धूमिल ने अपनी पैनी निगाहों से, नज़र से समाज का एक एक्सरे खींचने का प्रयास किया है, या समाज का जो दुख दर्द है उसको प्रस्तुत करने का जो है वह प्रयास किया है। इनकी कविता में व्यंग है, विद्रोह है, लेकिन वो व्यंग या विद्रोह जो है चुभता नहीं बल्कि मीठी मार देता है। यानी बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहने की क्षमता रखने वाले धूमिल है। ये जो कविता है, ये कविता वर्तमान मनुष्य की मोहभंग की स्थिति को प्रकट करती है। आज़ादी के बाद या हमारे तत्कालीन आज़ादी के कर्णधारों ने हमें बहुत सारे स्वप्न दिखाए थे कि आज़ादी होने के बाद ये होगा, वो होगा। दुष्यंत ने एक स्थान पर लिखा भी है, साये में धूप, उनके गज़लों का संकलन है। सुना तो था दिया मयस्सर हर घर के लिए, लेकिन यहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हमने तो यह सुना था कि प्रत्येक घर में दिया जलेगा, लेकिन यहाँ शहर के शहर आज भी जो है वो अंधेरे में है। और इसलिए जो झूठे ख्वाब दिखाए हमारे राजनेताओं ने, उसका हम क्या करें, यह दुष्यंत साहब ने पूछा था। लगभग वही बात जो है धूमिल भी पूछते हैं। निराशा, अभाव, बेकारी, उत्पीड़न, आतंक, शोषण, मोहभंग आदि के बीच गुजरते हुए मनुष्य की जो स्थिति है वह जानवर की तरह हो गई है। और यह संपूर्ण कविता जो है मनुष्य जानवर में किस प्रकार से ढल जाता है, या मनुष्य का प्राणी बनना किस तरह से संभव है, यह बात भी यह कविता स्पष्ट करती है। 1947 को हम आज़ाद हुए, 1950 को हमारा देश जनतंत्र हो गया, प्रजासत्ताक हो गया।
50 से लेकर 20 साल बाद यानी 70 के दशक में भारत की क्या स्थिति है, इसका एक सजीव चित्रण जो है वो धूमिल इस कविता के माध्यम से जो है वो हमारे सामने करते हैं। देखते हैं कविता 20 साल बाद। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई है जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई है। धूमिल की मित्रों एक कविता है पटकथा। यह पटकथा कविता भी लगभग उसी बात को दोहराती है। उस पटकथा कविता में एक गरीब लाचार मजलूम इंसान है जिस पर सभी अन्याय और अत्याचार करते हैं और अंत में वो आदमी अपनी पूरी क्षमता के साथ उस पर अन्याय और अत्याचार करने वाले लोगों पर टूट पड़ता है। हारकर जब लोग उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तब वो कहता है मैं हिंदुस्तान हूँ। यानी वो हिंदुस्तान जहाँ सर्वहारा वर्ग जो है, गरीबों का जो वर्ग है, वह अमीरों की शोषण का शिकार बना हुआ है। कवि लिखता है मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई है जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। जहाँ मनुष्य ही जानवर बन गए हैं वहाँ शहरों का जंगल बनना सहज है, स्वाभाविक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कवि का कथन यह है कि मैं अपने आँखों के अपने आँखों से ये देखता हूँ कि ये जो शहर है ये शहर नहीं है बल्कि एक जंगल बना हुआ है। हरे रंग का ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं। एक ऐसा सैलाब है जो हरे रंग का है और उस सैलाब में, तूफान में सारे के सारे पेड़ जो है वो डूब गए हैं और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। मित्रों, हम सिग्नल पर होते हैं, ट्रैफिक में फंसे होते हैं और सिग्नल जब लाल रंग का रेड सिग्नल होता है उस समय हम अपनी गाड़ी रोक कर वहाँ खड़े होते हैं और जब हरे रंग की सिग्नल मिलती है उस समय हमारी एक रेस सी लगती है, होड़ सी लगती है आगे जाने की। तो एक ऐसे स्थान पर कवि खड़ा है कि जहाँ धोखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी वह मन में सोचता है कि यह हरा रंग जो है वो मुझे आगे चलने का इशारा कर रहा है। वास्तव में ये हरा रंग क्या है? ये जंगल है, ये कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। लेकिन फिर भी कवि को लगता है कि ये जंगल उसे कह रहा है। फिर एक बार दुष्यंत साहब याद आते हैं कि यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ से चलो कहीं उम्र भर के लिए। जो पेड़ हमें छाँव नहीं देते उन पेड़ों की छाँव में बैठने से क्या फ़ायदा? यहाँ से चलिए, क्योंकि यह पेड़ जो है हमें धूप ही अधिक देते हैं, छाँव नहीं। लगभग वही भाव जो है वह यहाँ इस कविता में उद्घाटित हुए हैं इन पंक्तियों में। आगे देखिए कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है? सबसे बड़ी चीज़ है मित्रों, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है। बिल्कुल कुछ सेकंड में, कुछ क्षणों में, कुछ पलों में हम जानवर बन जाते हैं, क्योंकि आपके मन के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो आपका जानवर बनना कोई असंभव बात नहीं है, ये तो लाजमी है। और मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा था, लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी अब नहीं रहा, बल्कि वो अब प्राणी ही बन चुका है। आए दिन हम वारदातें सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, टीवी पे देखते रहते हैं कि मनुष्य से कम और जानवर से भी जो है वो अधिक बदतर हुआ है। यही मनुष्यता की मित्रों सबसे बड़ी कसौटी के क्षण है। हम मनुष्य कम है और जानवर अधिक है। जानवर बनने के लिए बिल्कुल सब्र की ज़रूरत नहीं होती। एक बात अगर आपके मन के खिलाफ हो जाती है तो आप फौरन जो है
वह जानवर बन जाते हैं। और इसलिए धूमिल का जो ये लगभग 50 साल पहले पूछा हुआ यह सवाल आज भी इस संदर्भ में उतना ही सार्थक है। कल के लेक्चर को इस कविता का बाकी हिस्सा देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।